हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज इन्फेक्शियस डिजीजेस में मेरा जो टॉपिक है वो है चौथे नंबर का होपिंग कफ यानी काली खांसी। इसको आम मादरी जबान में या हमारी उर्दू या हिंदी के जबान में काली खांसी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इज आल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस। इसको मेडिकल टर्म में पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है एंड इज अ वेरी कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस। यानी ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ये ऐसी बीमारी है कि जो आसानी से दूसरे आदमी को या फिर दूसरे हेल्दी पर्सन को लग सकती है। इसकी काजेस क्या है? काजेस में इसका यह है कि यहाँ पे लिखा है मैंने बैक्टीरिया बोर्डेटिला पर्ट्यूसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसे बोर्डेटिला पर्ट्यूसिस कहते हैं, जिसकी वजह से ये काली खांसी होती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्रेड टू अदर पर्सन बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। यानी जब ये बीमारी यानी हुपिंग कफ किसी को होती है तो क्या होता है कि जब वो छींकता है, स्नीजिंग करता है या फिर वो खांसी करता है तो उसके मुंह के जर्रात, उसके नाक के जो वो जर्रात हैं तो वो क्या होता है कि हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब वो जर्रात हवा के अंदर वो जो बैक्टीरिया, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं बन जाते हैं हवा के अंदर, तो क्या होता है जब हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो वो नाक के जरिए, गले के जरिए जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे बंदे को भी, हेल्दी पर्सन को भी काली खांसी होना शुरू हो जाती है। अब मैं इसकी सिम्टम्स की तरफ आ जाता हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा तो गाइस, अब हम इसकी सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं, यानी इनके जो सीधे इलामात है वो क्या है। वो सबसे पहले जब ये स्टार्ट में होती है बीमारी तो क्या होता है कि रनी नोज होता है, रेड एंड वाटरी आइज यानी जुकाम जैसी इलामात होती हैं, आंखों से पानी आता है, आंखों के अंदर सुर्खी होती है और उसके अलावा जो है नाक बहती है। दूसरे नंबर पर नेजल कंजेशन यानी हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कंजेशन होती है यानी हमारी नाक बंद हो जाती है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है माइल्ड और हाई फीवर। जब ये इलामात होती हैं यानी रनी नोज और नेजल कंजेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि हल्का बुखार और साथ में यह है कि कभी तेज बुखार होता है तो कभी कम बुखार होता है। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है सिवियर एपिसोड्स ऑफ कफिंग एट नाइट प्लस वॉमिटिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अक्सर शाम के बाद इसके एपिसोड होने शुरू हो जाते हैं, यानी इतनी ज्यादा खांसी होती है कि बच्चा या फिर बड़ा आदमी क्या करता है कि बहुत ज्यादा खांसता है, जिसकी वजह से आखिर में जब वो खांसी खत्म होती है तो उसको उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ ही क्या होता है कि वो इतनी शदीद खांसी होती है कि उसका चेहरा जो है वो रेड ब्लू हो जाता है। ब्लू इस वजह से होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब वो दूसरी मर्तबा सांस लेता है, जब वो खांसी करता है और खांसी का एपिसोड खत्म होता है तो वो सांस लेता है। जब वो सांस लेता है तो उसके जो एयरवेज है उसमें इतना ब्रोंकोस्पाज्म होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है कि वो जब सांस लेता है तो एक आवाज आती है जिसे हूप साउंड कहते हैं। ये जो हूप साउंड है ये इसकी एक बहुत ही बड़ी इलामत है, जिसके जरिए हम इस मर्ज को नोटिफाई करते हैं। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते हैं, तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा तो गाइस, अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले यह है कि ब्रूज्ड और क्रैक्ड रिब्स यानी कि उसके सीने के जो हड्डियां हैं, जो हमारी पसलियां हैं, वो या तो टूट जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर हो जाता है ज्यादा खांसने की वजह से, या फिर वो नीली पड़ जाती हैं। अक्सर हम बच्चों में ये देखते हैं जब वो ज्यादा खांसी करते हैं तो हम अक्सर निशानी के तौर पर इसको देखते हैं कभी इसको हुपिंग तो नहीं हो रही या पर्ट्यूसिस तो नहीं है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है एब्डोमिनल हर्नियास यानी एब्डोमिनल हर्निया बहुत ज्यादा ही कॉमन होता है बच्चों में
और बड़ों में भी हो सकता है, क्योंकि वो खांसी इतनी ज्यादा शदीद होती है कि पूरा प्रेशर हमारे ट्रंक पे होता है, एब्डोमेन पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी लूज करके जो है वो हर्निएट कर जाती है, हमारी आंतें जो है वो प्रोलेप्स कर जाती हैं, जिसे हम एब्डोमिनल हर्नियास कहते हैं। तीसरे नंबर पर ब्रोकन ब्लड वेसल्स इन द स्किन और ओवर वाइट आइज। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों की जो आंखें होती है वूपिंग कफ के साथ जो भी आते हैं, तो उनकी जो सुर्ख किस्म का स्पॉट्स बने होते हैं, हमारी आंखों के जो सफेद एरिया है इसके अंदर सुर्ख खून जमा हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा चमड़े के नीचे भी काले रंग का या नीले रंग का या फिर सुर्ख रंग का खून जमा हुआ दिखाई देता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है नमूनिया और स्लो और स्टॉप्ड ब्रीथ। नमूनिया और स्लो और स्टॉप्ड ब्रीथ जो है ये 6 महीनों की उम्र में यानी साल से नीचे बच्चों की उम्र में अक्सर मैंने देखा है कि उनको परट्यूसिस के बाद यानी खाली खांसी की कॉम्प्लिकेशंस में उनको नमूनिया हो जाता है। उनका मतलब अचानक वो इतना ज्यादा खांसते हैं कि उनकी जो है ना वो सांस मुश्किल से आ रही होती है, और अक्सर जो होता है कि फिर दोबारा एकदम हमें सीपीआर वगैरह करना पड़ता है। तो उस वजह ये होती है कि वो इतनी ज्यादा खांसी होती है कि उनकी सांस रुक जाती है, और ये इंतहाई खतरनाक अलामत है। इसमें अक्सर बच्चे जो है ना वो डाई कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है सीजर्स, ब्रेन डैमेज। लाजिमी बात है, जब इतनी ज्यादा खांसी होगी तो क्या होगा कि बच्चों में अक्सर जो है वो हाथ पांव या मुड़ जाते हैं, या फिर मतलब जिसे हम आम अल्फाज में फिट्स कहते हैं, मुंह से झाग वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि हमारा जो उनका जो ब्रेन होता है वो उसमें कोई ना कोई डैमेज हो जाती है। उसके अंदर अक्सर मैंने देखा है कि माइलियन शीट वो शीट जो हमारे दिमाग को कवर करती है उसमें सोजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वीकनेस और डिहाइड्रेशन ये बहुत ही कॉमन इलामत है। वीकनेस भी होती है और साथ में जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसकी प्रिवेंशन और इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको बता देता हूं, और फिर आखिर में ट्रीटमेंट बताता हूं। मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा तो गाइस, अब हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं, यानी इसके बचाव की तरफ आ जाते हैं। वो इसकी प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम परट्यूसिस की वैक्सीनेशन लगाते हैं, वो भी 5 सीरीज में, यानी दूसरे महीने में, चौथे महीने में और छठे महीने में, और उसके बाद जो चौथा सीरीज आता है वो है 15 से 18 महीने में, और इसके बाद जो है 4 से 6 साल तक के दरमियान या 4 से 6 सालों में हम क्या करते हैं कि फिर 5वां सीरीज जो है जो वैक्सीनेशन का है वो लगा लेते हैं, जिसमें काफी हद तक जो है वो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा जो है हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम इसके स्वाब कल्चर टेस्ट करते हैं, यानी नाक या फिर गले से जो है स्वाब के जरिए या उसके सलाइवे कलेक्ट करते हैं, या जो ऑर्गेनिजम्स हमें नीड होते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हलक में है या रेशे वगैरह है वो हम उठाते हैं, और उसका फिर हम कल्चर टेस्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि इसमें किस किस्म का बैक्टीरिया है, आया यह बोर्डेटिला परट्यूसिस है या फिर और कोई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद हम सीबीसी भी करवाते हैं। सीबीसी जो है वो इस पर्पस के लिए करते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन कितना हो रहा है। मतलब अगर उसके व्हाइट ब्लड सेल्स 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो दैट्स मीन कि उसको परट्यूसिस हो गया है। अगर नहीं तो फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें हम प्लेटलेट्स भी बच्चे के चेक करते हैं, इसमें हम एचबी परसेंटेज, रेड ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और ये बहुत सारी चीजें जो है हम चेक करते हैं, देखते हैं कि भाई कोई पैथोलॉजी तो नहीं आ रही। इसके अलावा हम उसके चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। ऐसे मरीज का चेस्ट एक्सरे भी इंतहाई जरूरी होता है। देखते हैं कोई भी टीबी के अलामत तो नहीं है, कोई न्यूड्यूल प्रोडक्शन तो नहीं हो रही है, या फिर बड़ों में अक्सर यह होता है कि कफ जो है वो हार्ट की अलामत की वजह से आती है, यानी कार्डियोमैगेली वगैरह की वजह से होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा तो गैस, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम जो है इसको एंटीबायोटिक्स लिख कर देते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स की नीड इंतहाई जरूरी होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको किल करना एंटीबायोटिक का काम है। तो इसमें बहुत ही सेलेक्टिव एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये मैक्रोलाइड ग्रुप है।
ये क्लेरिटेक के नाम से भी आता है हमारे मार्केट में और क्लेरिसिट के नाम से भी आता है। इसके अलावा रिथमो सामी की कंपनी की भी अच्छी प्रोडक्ट है, एरिथ्रोमाइसिन उसमें भी आती है। एजिथ्रोमाइसिन में एसेटमा वगैरह आता है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन में एरिथ्रोसिन आता है। तो इसके बाद इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन जो है वो उसमें हम क्या करते हैं कि एंटी कफ मेडिकेशंस हम करते हैं। एंटी कफ मेडिकेशन में मेरी जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो एक्टिफिट डीएम सिरप या फिर टेक्सिलेक्स सिरप और यानी जिसमें प्रोमेथाजिन प्लस फाल्कोडिन डाला होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर केस बहुत शदीद हो, स्वेयर कफिंग हो रही हो और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो और तो फिर क्या करना पड़ता है कि तो फिर उसको कुछ अरसे के लिए स्टीरॉइड का डोज लगाना पड़ता है या फिर स्टीरॉइड की अद्विया देनी पड़ती है। तो गाइस ये टोटल जितनी भी मैंने इस लेक्चर में जितनी बातें आपसे की ये वूपिंग कफ यानी काली खांसी के हवाले से थी और ये इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी ये बातें। तो इंशाल्लाह इन्फेक्शियस डिजीजेस में ये हमारा चौथा टॉपिक था। इंशाल्लाह 5वें टॉपिक में मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।